हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करेंगे, साथ में इसके जो हार्ड वर्ड्स होंगे उसको भी समझेंगे और इसका जो पूरा पैराग्राफ होगा वो उससे जो अर्थ निकल करके आएगा उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, साथ में अगर आप क्लास 6 एनसीईआरटी का इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियो देख सकते हैं। साथ ही अगर आप प्रतियोगिता दर्पण जैसी मैगजीन्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जो करंट अफेयर्स आपका बहुत मजबूत कर सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ लिखा है सबसे पहले, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। तो दोस्तों, 7th सेंचुरी यानी 7वीं शताब्दी में जो भी राजवंश इस उपमहाद्वीप में शासन कर रहे थे उन प्रमुख राजवंशों को मानचित्र 1 में दिखाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। 7वीं से 12वीं शताब्दी कहा गया है, ये नहीं कि सिर्फ 7वीं का देखना है। तो इनके बीच जो भी रहे होंगे उनको यहाँ पे दिखाया गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चहमान हमें दिख रहे हैं जो कि चौहान शासक है। यहाँ पे हमें गुर्जर प्रतिहार दिख रहे हैं। यहाँ पे राष्ट्रकूट शासन हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पाल शासक हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और एक नाम यहाँ बड़ा आता है कन्नौज। तो वो कन्नौज जो है ये यहाँ पे है। ये कुछ दूसरा कलर हो गया तो इसको हम मिटा लेते हैं। ये अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये है कन्नौज। ठीक है, तो इसके लिए ये पाल शासक, ये गुर्जर प्रतिहार और ये राष्ट्रकूट तीनों आपस में लड़ते रहते हैं। इसको इतिहासकारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष कहा है। ठीक है, इंग्लिश में इसको ट्री पार्टी स्ट्रगल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। चलिए हम देखते हैं कि इस किताब में क्या लिखा गया है। चलिए, हमने मैप देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें नया टॉपिक दिया गया है, नए राजवंशों का उदय। यहाँ लिखा यहाँ लिखा है, 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या फिर स्वामी के लिए उपहार लाएं और दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। ठीक है, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी। यहाँ सामंतों का शासन था। सामंतवादी व्यवस्था इस समय में थी 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच, अगर हम देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में। तो कभी कभी ये सामंत बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते थे, लेकिन इन सामंतों से जो राजा अपेक्षा करता था कि ये दरबार में हाजिरी लगाएं, समय समय पर उपहार लाएं राजा के लिए और समय आने पर सैन्य सहायता राजा को प्रदान करें। ठीक है, लेकिन ये सामंत जो थे कभी कभी बहुत शक्तिशाली होते थे, ताकतवर हो जाते थे, तो ये खुद को स्वतंत्र कर देते थे और महासामंत महामंडलेश्वर जैसी उपाधि अपने नाम के आगे लगाते थे। ठीक है, महामंडलेश्वर का मतलब होता है पूरे मंडल का महान स्वामी। ठीक है, इस तरह की चीजें भी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान तंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ यानी जिसका अर्थ होता है सोने का गर्भ, लेकिन हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, ठीक है, तो क्या होता था वो देखिए। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जो है, जो अनुष्ठान करा रहा है,
वो जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। मतलब यह माना जाता था कि जब अगर हिरण्यगर्भ अनुष्ठान जो भी कर लेता है वो क्षत्रिय अगर जन्म से नहीं है तो भी उसको क्षत्रियत्व प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह की मान्यता भी थी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल आपको दिया है राष्ट्रकूटों का दिया है जो पहले चालुक्यों के अधीन थे, लेकिन सामंत जो है वो अपने आप को चालुक्यों से अलग कर लेता है, उनको हराता है, फिर राष्ट्रकूटों का जन्म होता है। जन्म होता है मतलब राष्ट्रकूटों का उदय होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। मैंने आपको मैप में दिखाया था राष्ट्रकूट कहाँ पे, ये जो पिंक वाला ऑरेंज वाला एरिया आप देख रहे हैं ये गोदावरी नदी के आसपास में, ये जो है ये राष्ट्रकूटों का एरिया है। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ठीक है, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होते रहती थी, बहुत जगह ऐसे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं इस 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है दोस्तों, राज्यों में प्रशासन कैसा था? नेक्स्ट टॉपिक जो है यही है, राज्यों में प्रशासन कैसा था। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। महाराजाधिराज का मतलब होता है राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब होता है 3 भुवनों का स्वामी। ठीक है, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसानों, व्यापारियों तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ठीक है, इस तरह के जो भारी भरकम उपाधियां धारण कर लेते थे यहाँ के सामंत राजा, फिर भी अपने सामंतों के साथ उनका रिलेशन जो है वो बढ़िया था। ठीक है, ब्राह्मणों के साथ उनका रिलेशन ठीक ठाक था और सत्ता की साझेदारी करते थे और इसी तरह का प्रशासन इस टाइम पीरियड में चलता था। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखा है, क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट जो दिया गया है वो हम समझते हैं। इन राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या फिर बाध्य किया जाता था। कभी कभी ये हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी का दावा करता था। ठीक है, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था और राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था। तो इस तरह की चीजें थी। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे और राजा ही मंदिरों और दुर्गों का निर्माण में इस्तेमाल करता था इन सभी चीजों को। ठीक है, ये फिर से कलर हो गया तो हम इसको मिटा लेंगे। यहाँ लिखा है संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक टॉपिक दिया गया है बॉक्स बनाकर 400 कर। तो ये 400 कर क्या है? 400 टैक्स। ठीक है, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्मों के करों और 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं करों के। ठीक है, सबसे अधिक उल्लेख देखिए, ये तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों से ये सब मिला है। ठीक है, तो फिर 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं करों के। उनमें से सबसे उल्लेखित कौन है? वेट्टी। ये वेट्टी क्या है? तो जो नगद कर की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था उसको वेट्टी कहा जाता था। यानी जबरन श्रम यानी कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। ठीक है, मकान में छाजन डालने पर लगने वाला टैक्स, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने पर लगने वाला टैक्स,
पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला टैक्स, ठीक है, इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। तो इन सभी प्रकार के टैक्सों को यहाँ पे लगाया जाता था, ठीक है। तो ये जो थे ये राजा के वित्तीय संसाधन थे जिससे राजा बहुत सारे कार्य कराता था, ठीक है। अब क्या है, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान, ठीक है, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। यहाँ क्या लिखा है, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में, या ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो ये प्रशस्तियां किसके द्वारा रची गई, ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा, जो अक्सर प्रशासन में सहायता करते थे, ठीक है। और राजा की ये लोग खूब तारीफ किया करते थे, जिससे राजा खुश होकर इनको पारितोषिक दे या फिर कोई बढ़िया पद दे, ठीक है। इस तरह की चीजें थी। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा नागभट्ट की उपलब्धियां जो यहाँ पे संस्कृत में दी गई है। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, नागभट्ट ने क्या क्या किया। जैसे कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है, ठीक है। आप पढ़ ही लीजिए इसको कि आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसका लेखक जो है महर्षि सेन है, ठीक है। यहाँ देखिए, संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कर्मों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। चलिए पढ़ते हैं कैसे किया गया है। यहाँ लिखा गया है कि आंध्र सैंधव विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा, उसके राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। जब वे राजकुमार ही थे, राजा नहीं बने थे, तभी इन राजाओं को वो धराशायी कर चुका था, ठीक है। ऐसा उसकी प्रशस्ति में लिखा है। तो यहाँ खूब प्रशंसा की जाती थी, बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता था, ठीक है। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, और अनर्त यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात यानी वनवासी, और तुरुस्क यानी तुर्क, और वत्स्य मत्स्य यानी दोनों उत्तर भारत के राज्य, ठीक है, वत्स्य मत्स्य ये सारे, और राजाओं को पराजित किया। इस तरह की चीजें लिखी गई है नागभट्ट की प्रशस्ति में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा है, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे ताम्रपत्र देख सकते हैं, ताम्रपत्र पर उल्लिखित होते थे, और ये जो भूमि पाता था उसको दिया जाता था, भूमि अनुदान जो प्राप्त करता था उसको दिया जाता था, एक तरह से कि ये अब तुम्हारा हो गया, ठीक है, ऐसा दिया जाता था। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके बारे में कुछ दिया गया है। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा जाता था, लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, ठीक है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। वैलिड जो दस्तावेज है वो है, ये दर्शाने के लिए वहां मुहर लगाया गया है। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था, यहाँ देखिए, यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हम देखते हैं कि यहाँ भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था, ठीक है। हमने मिट्टी की मेढ़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं, फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह और गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नगार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है, ठीक है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंट के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, और बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो।
लेख में सिंचाई के जितने स्रोतों को लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसा इस्तेमाल होता होगा। तो इतनी सारी चीजें भूमि अनुदान के साथ अधिकार भी दिए जाते थे जिसको भूमि अनुदान दिया गया है। ठीक है, एक तरह से हम अगर देखें तो इतने सारे अधिकार किसी नॉर्मल व्यक्ति को दे दिया जाए या ब्राह्मण को दे दिया जाए या फिर सैनिक कमांडर को दे दिया जाए तो एक तरह से वो इस उस क्षेत्र का शासक के रूप में ही कार्य करता था। ठीक है, उसको जिस तरह के भी नियम कानून उस क्षेत्र में बनाने थे, अगर बनाना चाहता तो वो बना सकता था। तो इस तरह की चीजें थी। तो भूमि अनुदान जो है वो पूरा जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था मौर्यन एम्पायर में, उस तरह का एम्पायर नहीं था। ये डिसेंट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस था, यानी विकेंद्रीकरण था पूरे के पूरे साम्राज्य का। ठीक है, जो पावर था वो सेंटर में नहीं था, वो सेंटर से बंटता जा रहा था। ठीक है, तो ये विकेंद्रीकरण की स्थिति को दर्शाता है इस तरह का भूमि अनुदान व्यवस्था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृतांत लिखने के लिए कल्हण जो है वो अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखाता है। इसलिए 12वीं सदी में के लिए यह एक असाधारण ग्रंथ है। ये जो कल्हण था वो कश्मीर के शासकों के बारे में लिखता है, लेकिन उस समय का ट्रेंड क्या था कि सब शासक की प्रशंसा ही करते थे, प्रशस्तियां लिखते थे उसके बारे में, कविताएं लिखते थे, जिससे शासक जो है वो उनसे अति प्रसन्न हो जाए, उसको पारितोषिक दे दे या कुछ बढ़िया से इनाम दे दे या कोई पद दे दे। ठीक है, इस तरह की चीजें। लेकिन कल्हण की जो रचना है, ठीक है, राजतरंगिणी इसकी रचना का नाम है। तो इसकी जो रचना है राजतरंगिणी, इसमें इसने कई स्रोतों से इंफॉर्मेशन गैदर करके, जानकारियां इकट्ठा करके उसको इसमें आलोचनात्मक रूप दिखाता हुआ लिखा है। मतलब उसके सपोर्ट में नहीं लिखा, उसके आलोचना में लिखा है, यानी विरोध में लिखा है। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। तो इसीलिए ये जो 12वीं सदी है ना, उसका एक असाधारण ग्रंथ माना जाता है कल्हण की राजतरंगिणी। ठीक है, तो चलिए हमने इसको भी डिस्कस कर लिया एक बढ़िया तरीके से, डिटेल्ड वे में। नेक्स्ट टॉपिक है धन के लिए युद्ध। धन के लिए यहाँ भी युद्ध किया जाता था। किस तरह का युद्ध किया जाता था, चलिए देखते हैं। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष से था। मतलब इनमें से जितना भी राजा हुआ ना, यहाँ पे शासक हुआ, उसका जो वंश है उसका आधार क्या होता था, राजवंश का आधार क्षेत्र विशेष होता था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र गंगा की घाटी में कन्नौज था। कन्नौज ऐसा क्षेत्र था दोस्तों जिसमें हर तरह के मतलब सभी राजवंश उस पर शासन करना चाहते थे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी ये बताया था कि कन्नौज जो है ना, उसको तीनों वंश जो थे वो उस पर अधिकार करना चाहते थे। और ये लड़ाई जो है वो बहुत लंबी चलती है, इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा है, ट्री पार्टी स्ट्रगल कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र जो है गंगा घाटी में कन्नौज क्षेत्र था, कन्नौज नगर था। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों से कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीन पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। ठीक है, जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 62-66, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मंदिर बनवाते थे तो मंदिरों को अपने प्रभुत्व का प्रतीक भी मानते थे। ठीक है, अपनी संपन्नता की निशानी भी मानते थे। तो
ये भी एक कारण था जिसकी वजह से जब एक दूसरे साम्राज्य में जब अटैक होता था तो मंदिरों को निशाना बनाया जाता था। लेकिन मंदिर जो थे ना कभी कभी बहुत कोई कोई जो मंदिर था वो अत्यंत आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। वो बहुत उसमें बहुत ज़्यादा पैसा होता था, यानी सोना चांदी बहुत ज़्यादा उसमें संपत्ति होती थी। ठीक है, बहुत अधिक संपन्न होते थे मंदिर। तो फिर उनको लूटा जाता था और लूटपाट करके उसकी संपत्तियों को ले जाया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें भी हमने इतिहास में बहुत देखी हैं। तो चलिए हम इसी तरह के उदाहरण को देखते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा है अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद जो है, महमूद गजनी। ठीक है, अ, ये इसको हम महमूद गजनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गजनी का सुल्तान था, इसका नाम महमूद था। ठीक है, तो इसलिए महमूद गजनी जो है ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है, मतलब जो मंदिरों में लूटपाट करता था ये सबसे प्रसिद्ध है लूटपाट करने के लिए। उसने 997 से 1030 तक शासन किया गजनी में, और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। ठीक है, वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था, हर साल करता था भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला। और उसका निशाना कौन था? संपन्न मंदिर, जो अधिक संपन्न हुआ करते थे वे मंदिर उनका उसका निशाना बनते थे, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। जो यहाँ से पैसा लेकर के गया और गजनी में एक बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। मंदिर कहते हैं, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर तो कैसे बनाएंगे ये लोग, मुस्लिम शासक थे। वहाँ पे गजनी में एक गजनी की राजधानी को बनाने में इन पैसों का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, निर्माण में बहुत ज़्यादा खर्च किया गया। सुल्तान महमूद द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। ठीक है, सुल्तान महमूद जो था ना वो जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था, और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद जो है, अल बरूनी की लिखी किताब कौन सी है? किताब उल हिंद, किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिन्होंने 1168 से 1192 तक शासन किया, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उससे उसके हाथों हार गया। दोस्तों ये जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो पीरियड है ना, वो राजपूत शासन काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्षेत्रीय शासक उभर रहे थे, और क्षेत्रीय शासक जो क्षत्रिय नहीं भी थे तो वे क्षत्रिय कई अनुष्ठान करके बन जाते थे, और खुद को राजा के पुत्र के रूप में दिखाते थे, और एक वैलिड राजा होने का दावा करते थे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी, इसलिए इन सभी राजवंशों को एक समन्वित रूप से राजपूत कहा गया। ठीक है, इस तरह की चीजें। तो क्या होता है कि इस समय तक तो इसी तरह की व्यवस्था चल रही है, लेकिन 1191 में मोहम्मद गौरी अटैक करता है और दिल्ली वाले इलाके में पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहा था। तो पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहा था, 1190 में उसने गौरी को हरा दिया। तो भारत में अभी भी सेफ है। ठीक है, लेकिन गौरी फिर अटैक करता है 1192 में, तो पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद मोहम्मद गौरी का जो है प्रभुत्व पृथ्वीराज चौहान के जो साम्राज्य इसका जो साम्राज्य था उस पर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि मुस्लिमों का प्रवेश होता है यहाँ पे। आपको पता है, आप जानते भी होंगे कि मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा कुबाचा और एक यल्दोज। ठीक है, एक ऐबक, एक यल्दोज, एक कुबाचा। ठीक है,
तो इन तीनों को अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पे संभालने के लिए दिया जाता है। लास्ट में जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो डोमिनेट कर जाता है इन सभी में, और गौरी की जब मृत्यु होती है 1206 में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, वही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बनता है, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना मानी जाती है वहीं से 1206 से। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश उसका उत्तराधिकारी होता है। उत्तराधिकारी हम नहीं कह सकते, लेकिन इल्तुतमिश उसके बाद शासक बनता है। ठीक है, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत चलते रहता है। चलिए हम अभी इस कहानी में नहीं जाते हैं, पहले कहानी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम एनसीईआरटी में हैं, तो एनसीईआरटी के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखा गया है चोल राज्य नजदीक से एक नजर। तो आपको यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को हराया जाता है 1192 में मोहम्मद गौरी के द्वारा। उसके बाद की चीजें दी गई। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराया था। ये कहानी एनसीईआरटी में दी नहीं गई है, लेकिन मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अनुसार आपको बता देता हूँ कि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान हारा नहीं था, उसे धोखे से हराया गया था जब वो सो रहा था, और पूरी की पूरी सेना सो रही थी। शाम होने के बाद युद्ध करना गलत माना जाता है, युद्ध नियमों के खिलाफ माना जाता है, लेकिन फिर भी गौरी जो है वो अपने सैनिकों को आदेश देता है और चारों तरफ से घेर के उनको आग लगा देता है उनकी छावनी पर। उसके बाद बहुत लोग मारे जाते हैं और अंधेरे में ही गौरी अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी ये जो पृथ्वीराज चौहान था और इसके जो सेना थे, वे लोग बड़े शक्तिशाली थे और योद्धा प्रवृत्ति के लोग थे, तो हरा देते हैं उनको, लेकिन वहीं तक हरा पाते हैं। लास्ट में क्या होता है कि इनके कुछ लोगों को, पृथ्वीराज चौहान के कुछ लोगों को गौरी पकड़ लेता है। उसके बाद उन लोगों की कीमत पे पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया जाता है, और उसके बाद ऐसा जो पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ठीक है, बाद में कई सालों के बाद पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है, और उसके साथ में एक और उसका दोस्त था जिसका नाम था जिस चंद्रबरदाई। वो आज तक धरती में पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई जैसे मित्र बहुत कम हुए हैं। ये दोनों जन्म भी एक ही दिन लिए थे और इनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दुख दर्द को सह नहीं पाता है जो गजनी में उन्हें उसे दिया जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को लास्ट में मारा और खुद ही मर गया। ठीक है, तो इस तरह की दोस्ती थी इनकी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं चोल राज्य नजदीक से एक नजर। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए उरैयूर से तंजौर तक। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उरैयूर है कहाँ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि तंजौर कहाँ है। दोस्तों यहाँ आपको उरैयूर और तंजौर देखने को मिलेगा नीचे में। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम एक पेन ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया उरैयूर और उसके बाद ये हो गया आपका तंजौर। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखा है दोस्तों, चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम का एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। तो कावेरी डेल्टा के पास मुट्रियार नाम का एक प्रसिद्ध एक छोटे मुखिया परिवार की सत्ता थी। तो वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। ठीक है, उरैयूर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मोटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इन मोटरियारों को हराता कौन है, विजयालय हरा देता है और यहाँ पे कब्जा कर लेता है। उसने वहाँ तंजौर शहर और निशुंभदिनी देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल और तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता चला गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए।
राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। उसने साम्राज्य का प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज का जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया और इस अभियान के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। ठीक है, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम में बड़े मंदिर स्थापत्य और फिर मूर्ति कला, ये दोनों स्थापत्य की दृष्टि से एक चमत्कार लगते हैं। ठीक है, जैसे देखिए चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र में बनाए गए हैं। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च हो जाती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। ठीक है, मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी और ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई है। ठीक है, कृषि और सिंचाई यहाँ पे कैसा था, तो हम चोल में देखेंगे कृषि सिंचाई कैसा था। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई है। मानचित्र 2 देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है और शाखाएं बार बार उलीचती है। ठीक है, मतलब इधर उधर, एक बार इधर से कट के गया, एक बार दूसरा रूट में चला गया, फिर दूसरा रूट में चला गया, तो हर वर्ष इस तरह की चीजें होती रहती है, अपना अपना रास्ता बना के चला जाता है। तो जिससे किनारों की उपजाऊ मिट्टी जो है जमा होती है और शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। तो यहाँ पे खेती बड़ा जबरदस्त होता है। ठीक है, हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं शताब्दी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। तो इस तरह की चीजें भी थी। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं इतना बड़ा, ये जो है चित्र नंबर 4, ये चोल कांस्य प्रतिमा है। कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है और इस पर गौर कीजिए, ऐसी प्रतिमाएं किस तरह से बनाई जाती थी यह जानने के लिए अध्याय 6 देखिए। अध्याय 6 में आपको ये भी दिया गया है। देखिए, ये कांस्य प्रतिमा है, पूरे संसार में सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं मानी जाती है चोलों की कांस्य प्रतिमाएं। यहाँ देखिए, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था, प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाता था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाके में कुएं खोदे गए और कुछ अन्य जगहों में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर भी बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना। ठीक है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित भी तो करना होता है सिंचाई के काम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई।
ठीक है, इस तरह की चीजें भी थी। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? तो चोल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रशासन किस प्रकार संगठित है? तो किसानों की बस्तियां जो है वो उर कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी बस्तियां। इस तरह के गांवों को गांव इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। गांव का जो समूह होता था उसको नाडू कहा जाता था और गांव को उर कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को वेल्लाल जाति के धनी किसानों को वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। अच्छा, तो ये वेल्लाल जाति के धनी किसान जो होते थे, केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। नाडू मतलब ग्राम समूह होता था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान में के रूप में मुविंद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले वेलन या किसान, ठीक है। तो फिर इस तरह के लोग भी थे वहां पे, जैसे धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुविंद वेलन कहा था। मुविंद वेलन जैसी उपाधियां दी थी, मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवा देने वाला किसान। उसके बाद अरैयर अरैयार, ये भी एक तरह का उपाधि है, इसका मतलब प्रधान होता है। इस तरह की उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे, ठीक है। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण गोस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थरों और दीवारों पर और ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु नगरम जो था वो भी नगरम के नाम से व्यापारियों का जो संघ था वो भी प्रशासनिक कार्य नगर में संपादित किया करता था, ठीक है। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे होता था, ठीक है। तो तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से ये प्राप्त अभिलेखों से इस बात का वर्णन हमको मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में इस बात का हमको वर्णन मिलता है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, ठीक है। तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे जो लोग योग्य होते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने का के लिए कहा जाता था। तो इस तरह से लॉटरी सिस्टम होता था यहाँ पे, ठीक है। तो योग्य लोगों का नाम लिख के मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाता था। किसी बच्चे को बोलता था कि इसको उठा लो, इनमें से जो उठता था जिसका नाम आता था उसको सेलेक्ट कर लेता था, ठीक है। इस तरह की चीजें भी थी जिसमें सदस्यता मिलती थी लोगों को। नेक्स्ट आपको ये दिया गया है अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, ठीक है। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, चोर और नहीं होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि अ, साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति अ, पेरियापुरनम से एक उदाहरण। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलिया। पुलिया ऐसा समूह है जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों के लोग खेतीहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछालते चल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की चादर पर सुला दिया। और आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे। नारियल के पेड़ के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढे में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाली मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलैयार को दिन के काम में जाने से हाँक लगाते हुए भाग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलिया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तो इस तरह के उल्लेख हमको बहुत कम मिलते हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख में ये मिला है हमको। उत्तर मेरूर अभिलेख में तो जो सदस्यता के लिए योग्यता होनी चाहिए वो मिली है। ये जो है ये हमको मिला अभिलेखों में। 12वीं सदी का तमिल कृति है पेरिया पूर्णम। ठीक है, तो उस पेरिया पूर्णम का एक उदाहरण ये है। तो ऐसे उदाहरण जो कि साधारण जनमानस की जानकारी देते हैं वे हमें बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरा का पूरा रीड किया, साथ में जो हार्ड वर्ड्स थे उसको भी समझते हुए चला, और कहानियाँ जो है इसकी पूरी उसको भी एक लय से समझते हुए चले कि कब की बात हो रही है, क्या बात हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। साथ ही मैं आपको वीडियो लास्ट करने से पहले आपको बता देना चाहूँगा कि हमारा ये जो चैनल है प्रवीण स्टडी पॉइंट, उसमें अगर आप क्लासिक्स एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को इसी तरह से देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट ओपन कर क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री करके जो प्लेलिस्ट है उसे ओपन करके सारे वीडियो देख सकते हैं। साथ ही अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण के सारे करंट अफेयर्स हमारे चैनल में जा कर के पढ़ सकते हैं, जिसको हमने इसी तरह से वीडियो बनाया है, उसको रीडिंग किया है, साथ में जो चीज़ें समझाने लायक है उसको समझाया भी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।